सभी को नमस्कार। एस्टर टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की बुक का जो अध्ययन है वो हमने शुरू किया है। यह आप लोगों की दूसरी क्लास है, यानी ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पेज नंबर 68 से 72 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। इसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने भी अपनी लेखनी का काम किया था, जिसमें जो गारसादा तासी थे उन्होंने अपनी पुस्तक इस्तिवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी, उसमें मतलब लेखन परंपरा का काम किया है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज का जो इतिहास ग्रंथ रचा था, जो गारसादा तासी की पुस्तक थी, उसमें हमने बताया था कितने थे, 738 कवि थे। कितने कवि थे? 738 कवि थे। और शिव सिंह सरोज के 838 कवि थे। कितने कवि थे? 838 कवि थे। फिर हमने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिन्होंने लिखा था, उसमें कितने कवि थे? उसमें 952 कवि थे। कितने कवि थे? 952 कवि थे। जो डॉक्टर गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर जो थे, इन्होंने तो कोई काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास ही नहीं किया था। क्या था? जो डॉक्टर ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी ने तो काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया था। तो डॉक्टर जो ग्रियर्सन हैं उनका जो काल विभाजन है उसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, इन्होंने अपना काल विभाजन कितने उसमें दिया था? 11। उसमें कितने थे पॉइंट? इनके 11 थे। कितने थे? 11 थे। नंबर 1 पे है चारण काल, जिसका इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी तक रखा है। फिर नंबर 2 पर है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर नंबर 3 पर है जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 पर है मुगल दरबार। नंबर 6 पर है तुलसीदास। नंबर 7 पर है रीति काव्य। फिर 8 पर है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। 9 पर है 18वीं शताब्दी। और 10 पर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है उसमें इन्होंने कितने चरण रखे हैं? 11 चरण रखे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, किसको? आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, जिसमें 9 कवियों में कौन कौन है? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल में कितने कवियों का उल्लेख किया है? 9 कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? पुष्य कवि है, खुमान सिंह है, केदार हैं और कुमार पाल हैं। केदार हैं, कुमार पाल हैं, फिर अनन्यदास हैं, चंद्र हैं, जगनिक हैं, जोधराज हैं, सारंगधर का इन्होंने उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। सिर्फ प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। कौन सा काल विभाजन किया है? प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। क्या दिया है इन्होंने? ग्रियर्सन ने कालों का जो नामकरण है उनका कोई एक आधार नहीं है। फिर देख लेते हैं हम मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं का नंबर 1 पर है प्रारंभिक काल। क्या है? प्रारंभिक काल, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक काल में एक है पूर्व प्रारंभिक काल और एक है आरंभिक काल। एक है पूर्व प्रारंभिक काल और एक है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल है 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी और उत्तर आरंभिक काल है 1344 से 1444 ईस्वी। नंबर 2 पर है माध्यमिक काल। क्या है? माध्यमिक काल, जिसको इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा है, जिसका टाइम है 1445 ईस्वी और 1560
विक्रमी संवत हैं ये। पूर्व माध्यमिक काल है 1445 और 1560। फिर है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 और 1680। फिर है अलंकृत काल, नंबर 3 पे क्या कहा है इन्होंने, अलंकृत काल, जिसमें पूर्वालंकृत काल है और उत्तरालंकृत काल है। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का जो टाइम है 1791 से 1889। उसके आगे 4 पे इन्होंने क्या किया है, क्या दिया है इन्होंने, परिवर्तन, जिसका टाइम इन्होंने रखा है 1890 से 1924। उसके बाद देख लेते हैं हम 5वें नंबर पे इन्होंने कहा है वर्तमान काल। क्या कहा है, वर्तमान काल 1926 से लेकर अब तक। क्या है, 1926 से लेकर अब तक। आचार्य शुक्ल का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आचार्य शुक्ल से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, मिश्र बंधुओं से भी पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल का सबसे पहले इन्होंने कहा है आदिकाल, जिसका इन्होंने वीर गाथा काल में, मतलब जो वीर गाथात्मक काव्य की जो रचना की गई थी उसके अंतर्गत इन्होंने माना है आदिकाल का 1050 से लेकर 1375 तक का इसका समय है। फिर है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, जिसका जो समय है 1375 से लेकर 1700 तक है। फिर है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल का इन्होंने जो वो किया है नामकरण 1700 से लेकर 1900 तक। फिर है आधुनिक काल, गद्य काल, जिसको इन्होंने संज्ञा दी है 1900 से लेकर 1984 तक। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है और गद्य काल को आधुनिक काल कहा है। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर पूछे जाते हैं। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन नंबर 1 पर है संधि काल। क्या है, संधि काल, जिसका समय है 750 से 1000 तक। क्या है, 750 से 1000 तक। नंबर 2 पर है चारण काल, जिसका समय है 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक। फिर है भक्ति काल, जिसका समय है 1375 से 1700 तक। फिर नंबर 4 पर है रीति काल, जिसका समय क्या है 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक। फिर है आधुनिक काल, जिसका समय है 1900 से अब तक। क्या है, 1900 से अब तक। फिर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन, जिन्होंने कौन सी वो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी, वैज्ञानिक पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र का नाम आता है। इन्होंने आदिकाल, क्या नाम दिया है, आदिकाल, जिसका समय है 1184 से 1350। फिर आता है हमारा पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक। फिर आता है उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। फिर आता है आधुनिक काल 1857 से अब तक। उसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ कौन सा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन। उसमें क्या है, आदिकाल है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। फिर भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। नंबर 3 पर आता है रीतिकाल, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। फिर आता है आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल, इन्होंने फिर एक और नामकरण किया है। ये तो यहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पुनर्जागरण काल आता है, जो कि भारतेंदु युग है 1857 से 1900 तक। फिर जागरण सुधार काल, जिसमें द्विवेदी जी का युग आता है 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद काल है 1918 से 1938 तक। फिर छायावादोत्तर काल है। फिर है प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल 1953 से अब तक।
डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है, आधुनिक काल के बाद भी नामकरण किया है इन्होंने। पुनर्जागरण काल कहा है जिसमें भारतेंदु युग आता है, जागरण सुधार काल कहा है जिसमें द्विवेदी युग आता है, छायावाद काल हो गया, उसके बाद छायावादोत्तर काल हो गया, फिर प्रगति और प्रयोग काल जिसमें आगे जी का टाइम पीरियड आ जाता है, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से लेकर अब तक जो भी लेखन कार्य परंपरा चली आ रही है उसके अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं हम डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन, और डॉक्टर बच्चन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? डॉक्टर बच्चन ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या लिखा था डॉक्टर बच्चन ने? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन ने जो नामकरण किया है वो है अपभ्रंश काल। क्या है? अपभ्रंश काल। नंबर 2 पर है भक्ति काल जिसका समय उन्होंने रखा है 1400 से 1650 तक। नंबर 3 पर है रीति काल 1650 से 1857 तक। नंबर 4 पर है आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर बच्चन से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने कहा है? चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। चारण काल आदिकाल को, ये आदिकाल को चारण काल कहा है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक लेखन परंपरा के कारण, मतलब जो उस समय में जो रचनाओं की प्रचुरता थी वो वीर गाथात्मक काव्य की थी, उनके कारण आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। फिर सिद्ध सामंत काल। सिद्ध पंडित राहुल सांकृतायन। पंडित राहुल सांकृतायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर आता है संधि काल एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चारण काल, एक तो चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, पर संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फिर आता है आदिकाल। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आधार काल सुमन राजे। क्या आ जाएगा? सुमन राजे। उसके बाद देख लेते हैं रीतिकाल को। जो रीतिकाल का जो नामकरण किया है वह किस किस कवि ने रीतिकाल को क्या क्या कहा है, या किस किस लेखक ने रीतिकाल का नामकरण क्या क्या किया है? रीति काव्य। क्या है? रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन का है रीति काव्य नाम दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रीति काल कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। क्या आता है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। और कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने रीति काल को कला काल कहा है। इसमें से श्रृंगार काल, रीति काल, अलंकृत काल ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर आ जाता है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। किसकी दृष्टि से किया है इन्होंने? भाषा की दृष्टि से। पृष्ठभूमि अवहट काल। पृष्ठभूमि अवहट काल। उन्मेष काल ब्राजा भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कोरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। यह किस दृष्टि से किया गया है? भाषा की दृष्टि से। पूर्व भाग ब्रज भाषा एवं अवधि काल। फिर आ जाता है उत्तर भाग खड़ी बोली काल। उसके बाद पढ़ लेते हैं आदिकाल। यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो नामकरण है वो खत्म हो जाता है। नामकरण का जो मतलब हम हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पढ़ रहे थे ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं शुरू आदिकाल। क्या करते हैं? आदिकाल।
आदिकाल की पूर्व पीठिका। क्या करेंगे? आदिकाल की पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है उसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख कथन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर से भी जरूर पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल से तो हर एक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल तो बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल का जो समय है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, यानी भोज से लेकर हमीर तक के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार की नीति, श्रृंगार आदि राजाश्रित कवि यानी जो राजाओं के आश्रित थे, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, वो वाले कवि चारण, और जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे, यानी उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। क्या कहते हैं शुक्ल जी? जो कवि तो थे, जो राज आश्रित, जो राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, वो जो कवि थे, वे जो राजाओं की पराक्रम पूर्ण चरित और चरित गाथाओं का यानी वीर गाथाओं का वर्णन किया करते थे, ये उसी प्रबंध परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? उसी प्रबंध परंपरा को रासों के नाम से जाना जाता है, या रासों के नाम से वो पाए जाते हैं, जिसे लक्ष्य करके हम इस काल को वीर गाथा काल कह सकते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी परंपरा को लक्ष्य करके जो आदिकाल का नाम था उसको क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीर गाथा काल। अपभ्रंश नाम से पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, उनके पिता का क्या नाम था? राजा गुहसेन। विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसको कहा है? तीनों भाषाओं का कवि, संस्कृत का भी, प्राकृतिक का भी और अपभ्रंश को भी। पिता गुहसेन को कहा है कि उनको संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि किसने कहा है? राजा धारसेन द्वितीय ने। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की जो उद्धृत रचनाएं हैं, उनकी जो भाषा है वह देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, यानी कि पुरानी हिंदी है। क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, यानी कि पुरानी हिंदी है। देखिए, मैंने वहाँ से दूसरी जो क्लासेस हैं मेरी, मतलब हमने जो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पुस्तक का भी अध्ययन शुरू कर रखा है। अगर आप चाहो तो उसको भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ से पढ़कर इस क्लास को देख के, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत ही अच्छी तरह से साहित्य के इतिहास का जो अध्ययन है वो कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर से भी ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी मैं क्लासेस लेती हूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वहाँ पर भी यही सब जो है अपभ्रंश हो गया, धारसेन के बारे में, या जो भी सिद्धों की रचनाएं हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो ये भी किसके बारे में है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में है। यानी जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमें बहुत अच्छे से माइंड में हमारे आता जाएगा। तो आगे शुरू करते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, जिसको कि पुरानी हिंदी है, जो कि काव्य की भाषा थी। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। पुरानी हिंदी की जो व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा था वह कैसा था, शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश का था। और ये कौन सा था, ब्रज और खड़ी बोली, जो कि हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह सब किसने कहा हुआ है, यह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत सारी पंक्तियाँ यानी कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हर पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के संदर्भ में जो बातें की हैं वो थी। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं, किस किस कवि ने क्या क्या कही है, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जीर्ण सासन भाषयऊ सो भई कहियऊ सारू, जो पालई सौ भाऊ करी सो सरी पावई पारू। यह पंक्ति किसने कही है, यह पंक्ति देवसेन ने कही है। क्या कही हैं, देवसेन ने कही हैं। तो ये पंक्तियाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहली पंक्ति थी हमारी, जो जन शासन भाषयऊ सो भई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावे पारू। यह किसकी है, देवसेन जी की पंक्तियां हैं। और किसमें से उद्धृत है, श्रावकाचार से। पंडिये सैल सत बखाणई देहई रुद्र बसंत न जाणई, अमणा गमन न तेन विखंडई तो वो निर लज्जई भणई हऊ पंडिय। यह किसकी पंक्ति है, सरहप्पा की। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तहिवत चित्त विषाम करु सरेहे कही उवेश। यह किसकी पंक्तियां हैं, यह भी सरहप्पा की पंक्तियां हैं। किसकी हैं, सरहप्पा की पंक्तियां हैं। उसके आगे देख लेते हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजेय करेऊ, घोर अधारे चंदमणि जिमि उजय करेऊ, परम महासु ऐशु कणे दुरी अशेष हरेऊ। यह भी किसकी पंक्तियां हैं, सरहप्पा की। सरहप्पा की यहाँ पर अब 3 पंक्तियां आ चुकी हैं। नंबर 3 पर है, का तरवर पंच विडाल क्या है, लुइप्पा की पंक्तियां हैं। भाव न होई अभाव न जाई, लुइप्पा की पंक्तियां हैं। सहेजे थर करी वारुणी साध, यह किसकी पंक्तियां हैं, विरूपा की। एक न तिजई मंत्र न तत्व, किसकी पंक्तियां हैं, कणहप्पा की। हालो डोंबी तो पुच्छमी सद भावे, सतगुरु पाए आए जाइब पुणु जिणूरा। यह किसकी पंक्तियां हैं, कणहप्पा की। उसके आगे देख लेते हैं। भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र की। किसकी पंक्तियां, ये पंक्तियां हैं, भला हुआ जो मारिया हमारा कंतु वहाँ से हैं, हेमचंद्र की। किसकी पंक्तियां हैं, हेमचंद्र की। पिए संग में कऊ निंदंडी, हेमचंद्र की पंक्तियां हैं यह भी। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, डोबिम्पा की। किसकी है, डोमिभापा की। फिर है, नगर बाहिरे डोंबी तेहरू गुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्या नाड़िया। यह किसकी पंक्तियां हैं, कणहप्पा की। जिमि लोग बिलज्जई पानी एही तिमि धरणी लई चित, यह किसकी पंक्तियां हैं, कणहप्पा की। देसिल बहिना सब जन मिठा ते तेसन जपऊँ अवहट्टा, यह किसकी हैं, विद्यापति की। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भभकी मार, यह भी किसकी हैं, विद्यापति की। और कहाँ से उद्धृत हैं, कीर्तिलता से। किससे हैं, कीर्तिलता से। उसके बाद देख लेते हैं। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य, विगसी कमल सिग्न भ्रमर बिनु खंजन मृग लुटिया। किसकी कहाँ से हैं, पृथ्वीराज रासो से। उसके आगे देख लेते हैं।
बजिए घोर निशान रान चौहान चहो दिस, उट्टी राज पृथ्वीराज भाग मनोलाग विह निट। यह भी किससे हैं पंक्तियाँ? ये दोनों ही पृथ्वीराज रासों से। किससे हैं? पृथ्वीराज रासों से। बारी बरस लो कुकर जीवे, ओ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जगने की। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो की हैं। यह तो सब जानते ही हैं, जो पहेलियां हैं वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो की हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह भी अमीर खुसरो की हैं। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाम, यह भी किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। इसे आगे देख लेते हैं। जे हाल किसकी मिसकी मुकुन, तगफुल दुराए नैना बनाए बतिया, यह भी किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। सरस वसंत समय भल पावली, यह किसकी हैं? विद्यापति की हैं। किससे ली गई हैं? पदावली से। काली कहल पिए सांझ हीरे, जाइब मर मोरू देश, यह किसकी हैं? विद्यापति की ही पंक्ति हैं। और कहाँ से ली गई हैं? पदावली से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? पदावली से ली गई हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।